फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं। आपके काम की कोई सूचना नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। मैं मेरा दायित्व पूरा कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ। रैंक कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आ गया है लेवल 1 का जो कार्ड रैंक कार्ड है वो पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, और ये फिर से बता देता हूँ आपको, ये 2 ईयर बीएड एमएड और इंटीग्रेट एमएड का अभी अभी जो मार्क्स है अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बस मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक रैंक कार्ड है। इसको हम कैसे पढ़ें और कैसे इसको ये सीट मैट्रिक्स से रिलेट करें और अपना नंबर आएगा कि नहीं कैसे जाने, तो ये मैं सारी बातें आपके साथ इसमें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और आपको सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जिस जो बातें करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं मेरा टीचर होने का दायित्व समझ रहा हूँ और उसको मेरा दायित्व को पूरा कर रहा हूँ। आप भी भविष्य के अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो आपको गाइड करना मेरा फर्ज है। जितना भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। वीडियो लंबा होने वाला, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ओके, तो हम क्या क्या बात करेंगे कि रैंक कार्ड को सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग समझेंगे और रीजनल रैंक को समझेंगे क्या होती है, स्टेट रैंक क्या होती है, कैटेगरी रैंक क्या होती है, और ये भी समझेंगे कि ये अयाना पूछते हैं रैंक कार्ड हर अप्लाई किए गए कोर्स के लिए अलग 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 हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग है। जो जिस बच्चे का आपके पास ये रैंक कार्ड है उसके दो रैंक कार्ड रिलीज हुए हैं, एक बीएससी बीएड के लिए और एक बीए बीएड के लिए। ठीक है, कई स्टूडेंट कई स्टेट्स के पूल में हैं, तो मेरिट कैसे बनेगी? पूल स्टेट में रैंक 1 है तो क्या नंबर पक्का है या नहीं है, ये भी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी में रैंक 1 है पर स्टेट रैंक 25 है तो नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये वाली बात भी देखिए। मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर 1 होने से कोई जनरल में अगर रैंक 1 है और आपकी स्टेट रैंक 25 है तो कोई पक्का नहीं है कि आपका नंबर आ जाएगा या आएगा। ये बात हम इसमें करेंगे। एमएससीएड की रैंक मेरिट लिस्ट किस तरह के बनेगी, तो ये भी हम इसमें बात करेंगे। और जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि मेरा नंबर आएगा नहीं, उनका भी जवाब मैं दूंगा। टेलीग्राम पे हैं जो यूट्यूब पे पूछा है उनके भी मैं आंसर दूंगा। अब आगे क्या करें, ठीक है ना? अब नंबर नहीं आया या आ गया तो क्या करें, आरआईई में एडमिशन न होने पर क्या करें, तो ये भी बात करेंगे कि SIASTE झज्जर गुड़गांव पानीपत में है, उसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि रैंक कार्ड होता क्या है। देखिए, आरआईई द्वारा जारी किया रैंक कार्ड है। ये कोर्स अप्लाइड फॉर बीएससी बीएड फिजिकल साइंस यहाँ लिखा है। ठीक है, किस आरआई में अप्लाई किया? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। देख लिया आपने, कैंडिडेट नेम था यहाँ और फिर रोल नंबर यहाँ दिए हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और डोमिसाइल स्टेट राजस्थान है, फादर्स नेम है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वो नहीं है। ठीक है, नो लिखा हुआ है। एग्जाम पासिंग ईयर है, कैटेगरी इनकी एसटी है, मदर्स नेम है और पीडब्ल्यूडी टाइप। जब यहाँ नो है तो यहाँ एनए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने शुरू वाली डिटेल देख ली, अब आगे डिटेल देखते हैं कि इसमें मार्क्स कैसे आए हैं इनके। तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में देख रहे हैं इनके 11 नंबर आए हैं 40 में से। सेक्शन सेकंड है टीचिंग एप्टीट्यूड, इनमें इनके 14 नंबर आए हैं 60 में से। सेक्शन 3 रीजनिंग एबिलिटी में इनके 23 नंबर आए हैं 60 में से। यानी ओवरऑल टोटल इनके 48 नंबर आए। ठीक है, 48 कितने में से आए हैं? 48 नंबर आए हैं इनके 160 में से। ओके फ्रेंड्स, अब सीईई 2022 स्कोर्स ये चार्ट है, ये किस तरीके से बनेगा इसकी बात कर लेते हैं हम। तो 60% वेटेज ऑफ सीईई 2022, तो 48 का जो ये 48 है, ठीक है, इसका हम 160 में से 60% निकालेंगे तो ये होगा 18। ठीक है, यहां आ गया 18। ठीक है, अब 40% 40% वेटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स, तो ये इनका वेटेज हो गया 30.4। तो ये उनका ग्रांड टोटल हुआ 48.4 आउट ऑफ 100। ठीक है, यहां तक आप समझ गए मेरे पुरानी वीडियो से। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो इनकी ओवरऑल रैंकिंग है 433। अब इसको समझ लीजिए ओवरऑल रैंकिंग क्या है, कि जितने भी आरआई में बैठे हैं
इसमें रीजनल इंस्टीट्यूट में RI अजमेर में जो जितने लोग बैठे हैं, सॉरी, जितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है उसमें 433 इनकी रैंक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है और ये 48.4 नंबर लेकर आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर इनकी रैंक कितनी है, 433, यानी पूरे RIE में। ठीक है, BSc BEd में। स्टेट रैंक है राजस्थान में, इनकी रैंक है 207, 207, और इनकी कैटेगरी ST कैटेगरी है, तो इनकी रैंक है ST कैटेगरी में 18। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि राजस्थान में ST की कोई भी सीट नहीं। ठीक है, राजस्थान में ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, तो ये पूल में जाएंगे। पूल में जाएंगे तो राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो 2 सीटें हैं सारे पूल में मिला करके। तो 2 सीट में से जो लड़का टॉप करेगा, जो कैटेगरी रैंक में 1, 2, 3 या ऐसे 1 और 2 नंबर पे होगा, 2 ही सीट है, तो वो उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी में चला गया है तो उस बच्चे को जनरल में ले लिया जाएगा, अगले 2 और 3 का वहां सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इनकी 18 रैंक है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब अगला आपको एक और दिखाता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक और रैंक कार्ड है। इन्होंने अप्लाई किया है BSc BEd के लिए, और RI भुवनेश्वर के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। इनका डोमिसाइल स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, तो ये OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में है, और इनके नंबर आप देख ही रहे हैं। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 10.5 आए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में 38 आए हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, और रीजनिंग में इनके 28 आए हैं। तो ओवरऑल इनके 76.5 आए हैं 160 में से। अब इनकी रैंक क्या है ओवरऑल, यानी पूरे रीजन में 291, 291, और स्टेट रैंक इनकी क्या है 229, ये उनकी उड़ीसा की रैंक है। ठीक है, और इनकी जो सब्जेक्ट में रैंक है BSc BEd में, ये इनकी सॉरी, ये कैटेगरी रैंक है इनकी सब्जेक्ट में, ये वो 88। समझ गए होंगे आप इस बात को, ये 88 रैंक है। अब इनको क्या करना है, सीट मैट्रिक्स के कंपेयर करना है कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 88 सीट तो है नहीं। ठीक है, इनकी कैटेगरी में, और कुछ बच्चे जनरल में जरूर जाएंगे, लेकिन उड़ीसा के लिए इतनी सीटें नहीं है कि इनका नंबर आ सके। तो ये अपने को देखना है। आपको कुछ बातें मेरी कड़वी लगेंगी, लेकिन ये बातें हम करेंगे सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे रीजनल रैंक क्या है। रीजनल रैंक ये है कि ये आप इस रीजन में कितने लोगों में आपकी रैंक क्या है। स्टेट रैंक क्या है कि आप जो रिलेटेड स्टेट से हैं, राजस्थान से हैं, उड़ीसा से हैं, कर्नाटक में, उस स्टेट में आपकी रैंक क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कैटेगरी में रैंक क्या है। तो कैटेगरी में आपकी रैंक, आप SC ST OBC PWD जिस कैटेगरी में आते हैं, वहां आपकी रैंक क्या है। पूल वालों के लिए अलग से बात बनेगी, वो मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो ये तो रैंक कार्ड की बात हो गई। अब जो पूछा है आना ने कि रैंक कार्ड हर अप्लाई किए गए कोर्स के लिए अलग अलग है क्या, जी हाँ, जो मैंने पिछला आपको जो दिखाया था ये रैंक कार्ड, तो उस बच्चे ने BA BEd के लिए भी अप्लाई किया था, तो उसका रैंक कार्ड अलग आया है। ठीक है, तो आपने अगर एक के लिए MSc ED के लिए किया है, BSc BEd के लिए किया है, और BA BEd के लिए किया, तो आपके 3 रैंक कार्ड आएंगे। ठीक है, और प्रारंभ के लिए किया है, तो प्रारंभ के लिए भी आपका रैंक कार्ड जारी होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीट मैट्रिक्स का जो लेटर है, मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, ये RIE अजमेर का सीट मैट्रिक्स का लेटर है। इसमें देख रहे हैं आप कि ये 47 सीट तो आप लोगों के लिए, 3 सीट PWD के लिए है, और 5 सीट है वो EWS के लिए, जो बाद में जोड़ी गई है। यानी 55 सीटें हैं टोटल। पहले 50 ही होती थी, अब 55 सीटें कर दी गई। अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की 25 सीट है, आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 25 सीट है टोटल। तो जनरल की 11 सीट है। तो जनरल में जिनके 11वें नंबर तक हैं, उनका नंबर, स्टेट रैंक जिनकी 11 है, जनरल कैटेगरी मींस ओपन कैटेगरी है, जिनकी स्टेट रैंक 11 है, स्टेट रैंक ध्यान रखिएगा, तो वो सब ओपन कैटेगरी में जाएंगे। स्टेट रैंक 11 तक है, वो सब इस ओपन कैटेगरी में जाएंगे। अब आप कहेंगे सर मैं जनरल में हूं, मेरी रैंक तो है, जनरल रैंक तो है 6, कैटेगरी रैंक 6 है, लेकिन मेरी स्टेट रैंक है
12, तो आपका नंबर इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगर आपकी स्टेट रैंक, आपके जनरल में रैंक 6 होने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं वो इसमें आएंगे फिर। तो आपकी 12 रैंक है तो आपका इसमें नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये 11 तक हैं जो किसी भी कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, आप ध्यान रखिएगा इसको। जो 11 हैं ये ओपन कैटेगरी है। तो इसमें क्या है, अगर इस स्टेट रैंक 1 पे ओबीसी के आ गया या एसटी का आ गया, 2 पे एससी का आ गया, तो वो आपकी सीट इस ओपन कैटेगरी की सीट ले जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक अगर 1 है लेकिन स्टेट रैंक आपकी 25 है, तो भी आपका नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है। इसका मतलब क्या है कि जो बाकी की जो सीटें हैं, बाकी की जो 1 2 3 4 5 11 सीटें हैं, वो किसके पास चली गई, एस सी एस टी ओबीसी के पास चली गई, ओपन कैटेगरी का। पिछली बार ऐसा भी हुआ था, एक दो ईडब्ल्यूएस में तो नंबर आ गया था, लेकिन 2020 में जब सीई नहीं हुआ था, आरआई मैसूर में ऐसा हुआ था कि जो जनरल की सीटें थी वो तीनों ओबीसी कैटेगरी को चली गई थी और किसी कैटेगरी को चली गई थी। यानी ये ओपन कैटेगरी है, कोई भी इस पे आ सकता है, लेकिन इस कैटेगरी का बंदा दूसरी पे नहीं जा सकता, छोड़ के ईडब्ल्यूएस से अगर आपने अप्लाई किया तो। अब आप देखिए, बाकी 11 दूनी 22 बच्चों का आएगा, 11 बच्चों का नाम तो यहाँ आ जाएगा और 22 बच्चों का आएगा वेटिंग लिस्ट में। तो ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, तो 6 बच्चों को आएगा वेटिंग लिस्ट में, यानी 9 टोटल नाम आएंगे। ओबीसी में 7 सीटें हैं, तो यहाँ पे जो 7 सीटें हैं, तो 7 का नंबर तो यहाँ आ जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कोई बच्चा है जो इसमें ओपन कैटेगरी में चला गया, जनरल कैटेगरी में चला गया, तो क्या होगा, अगर उसकी ओबीसी की कैटेगरी में उसकी रैंक 10 है, रैंक बेशक 10 है, लेकिन स्टेट रैंक के हिसाब से कोई बच्चा यहां चला गया तो 10 के बावजूद भी उसका नंबर यहाँ पे आ सकता है। एससी की 4 सीटें हैं, एसटी की सीटें भी इसमें हैं, एसटी की सीटें भी इसमें हैं, लेकिन एसटी की सीटों पे आमतौर पे यहाँ पे एससी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि एसटी के यहाँ अप्लाई कम होता है। तो एसटी के अगेंस्ट हमेशा एक एक अपवाद को छोड़कर हमेशा एससी का ही सिलेक्शन होता है। अब आ जाओ राजस्थान की तरफ। राजस्थान की बात करें तो टोटल 9 सीटें हैं, जिनमें 5 जनरल को जाती हैं, यानी ओपन कैटेगरी में 5 सीटें हैं, है ना, समझ लीजिए इसको 5 में। तो मेरे एक जानकार बच्चा है, तो वो एसटी का है, लेकिन वो स्टेट रैंक उसकी 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन कैटेगरी में ही वो आएगा, ठीक है। वो एसटी में नहीं जाएगा, वो ओपन कैटेगरी में ही आएगा, ओपन कैटेगरी में आएगा। तो जनरल के लिए बची 4, उसमें भी अगर ओबीसी का आ गया कोई तो बची 3, उसमें भी अगर उसके बावजूद भी कोई एससी का आ गया तो बची 2, ठीक है। तो इस तरीके से सीटें हैं। तो वो अगर वो स्टेट कैटेगरी में जो ओपन कैटेगरी में ऊपर है तो वो आ जाएगा, फिर जनरल का कोई जरूरी नहीं है, सिलेक्शन हो ही जाए। कि आपके जनरल कैटेगरी 5 है तो आप अपना सिलेक्शन मान के मत चलिएगा, क्योंकि अगर आपकी स्टेट रैंक 6 है तो आपका यहाँ नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। आपकी स्टेट रैंक है 6 और आप कैटेगरी में 5, कैटेगरी में 5, तो आपकी जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ओपन कैटेगरी है। स्टेट रैंक आपकी मायने रखती है जनरल में खास तौर पे। स्टेट रैंक आपकी 5 है, कैटेगरी रैंक भी आपकी 5 है, तो आपका नाम आएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1 सीट है और ओबीसी के लिए 2 सीटें, एससी के लिए 1 सीट है। अब एससी के एसटी के ऊपर बात करते हैं कि एसटी की सीट यहाँ पर आरआई अजमेर में नहीं है, तो अब क्या होगा एसटी में। अब यार देखिए, आप यहाँ 2 सीटें दी हुई है एसटी की पूल में, किस किस को मिला के, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये सारे स्टेट में जो टॉप करेंगे बच्चे, जो टॉपर 2 होंगे, ठीक है ना। अगर वो स्टेट रैंक में, चाहे वो उत्तराखंड का बच्चा है, स्टेट रैंक उसकी है 1, ठीक है। उत्तराखंड का बच्चा स्टेट रैंक 1, हिमाचल प्रदेश का बच्चा है उसकी स्टेट रैंक 1, चंडीगढ़ का बच्चा है उसकी स्टेट रैंक 1, जम्मू कश्मीर का बच्चा उसकी स्टेट रैंक 1। अब इन चारों में जो सबसे ज्यादा जिसके नंबर होंगे वो 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ध्यान रखिएगा, बाकी का वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये सबसे ज्यादा नंबर वाला इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये 2 बच्चे हैं ना, ये वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, बेशक इनका स्टेट में 1 नंबर पे ही वेटिंग में हो, क्योंकि ये पूल में आ गया है। तो समझ गए होंगे आप। तो एमएससी एड की रैंक किस तरह बनेगी ये भी हम बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया जनरल कैटेगरी में रैंक 1 है, आपकी स्टेट रैंक 1 है, उसके बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है, अगर पूल में आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। अगर पूल में नहीं है और आपका, जैसे राजस्थान में आपकी रैंक 1 है, स्टेट रैंक भी 1 है और आप जनरल में हैं ओपन कैटेगरी में, तो आपका नंबर पक्का आएगा,
ठीक है ना। लेकिन पूल में आप चले गए एसटी में, जैसे पूल है। अब दूसरा देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में ईडब्ल्यूएस है, तो ये नहीं है। तो किनका किनका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सबको मिला के एक पूल बनेगा। इसको, ये सबको मिला के एक पूल बनेगा, और जो इनमें सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी दो बच्चों का नाम वेटिंग में आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। लेकिन राजस्थान में ईडब्ल्यूएस में टॉपर है, उसका ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर पे उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये पूल में नहीं जाएगा राजस्थान में। और ऐसे यूपी में उसका 3 का आ जाएगा, बाकी स्टेट का सबका मिला के 1 सीट होगा। ठीक है, तो एमएससी एड की रैंक किस तरीके से बनेगी, ये इंडिया लेवल पर बनेगी, और आरक्षण भी उसी के अनुसार होगा। ठीक है ना। अब आप लोगों ने पूछा है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूं कि जो प्रश्न किए गए हैं तो उनको ले लेता हूं मैं। बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं। सुहानी सेठी, अम्मू के, आशुतोष एन, रत्नेश त्रिपाठी, लाल शांति जेयू, योगिता उपाध्याय, प्रमोद, प्रिया सैनी, निधि प्रसाद, निवेदिता सिंह, यूबी, श्री प्रिया सैनी, इरिका शाहू, अर्पणा श्री, आर आई मैसूर से भी, नाबिजुका, शुभांशु सैनी, धीरज फोकाट, गुंजन त्रिपाठी, रूबी और आर्या। इनके मैं प्रश्न ले लेता हूं, और इस जो सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूपी से प्रश्न ले लेता हूं। सबसे पहले निवेदिता सिंह है यूपी से, और अजमेर से अप्लाई किया है, जनरल में है, और इनकी कैटेगरी रैंक 9 है। कैटेगरी जनरल का तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनकी स्टेट रैंक 11 है, तो इनका नंबर श्योर है। 11 सीटें हैं, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की 11 सीटें हैं, आप देख रहे हैं। तो निवेदिता सिंह का नंबर आएगा, यहां देख रहे हैं आप, ये निवेदिता सिंह है, तो 11 सीटें हैं, तो इनका नंबर पक्का आएगा। अब यूपी से ही है निधि प्रसाद, ठीक है ना। ओबीसी में 29 इनकी कैटेगरी रैंक है, हालांकि इन्होंने स्टेट रैंक नहीं लिखी है, तो 29 है, तो इनका नंबर नहीं आएगा। देखो, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, इनका आपका ये 7 नंबर है, ये ओबीसी में 7 ही सीटें हैं। ठीक है, तो 7 सीटें आ जाएंगी, 7 दूनी 14 आपको, यानी वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे, तो आपका नंबर यहाँ संभव नहीं लगता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, यूपी से ही और बात कर लेते हैं। ये रत्नेश त्रिपाठी हैं, ठीक है, अजमेर से अप्लाई किया, ईडब्ल्यूएस में इनकी 54 रैंक है, तो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 3 सीटें हैं यूपी से, तो आपका नंबर यहां संभव नहीं लगता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेट से प्रश्न लेते हैं। प्रिया सेठी हैं, हरियाणा से अप्लाई किया है, ओबीसी में इनकी दूसरी रैंक है, और स्टेट रैंक इनकी 8 है, यानी हरियाणा में ये 8वें नंबर पर है। और हरियाणा की सीटें कितनी हैं, 3, कुल 3 सीटें हैं। तो ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए हरियाणा में 1 सीट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 सीट आपको हरियाणा की नजर आ रही है। तो इनका सिलेक्शन इस बेस पे हो सकता है कि कोई एक आदमी सीट छोड़ दे, वेटिंग में इनका नंबर पक्का आएगा, वेटिंग में इनका पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जो पहला बंदा है वो अगर एडमिशन नहीं लेता है, या एमएससी एड में चला जाता, किसी 2 में अप्लाई किया हो, 1 में नहीं जाता। देखिए, कई बच्चों ने बीए बीएड में भी, बीएससी बीएड में, एमएससी एड में भी अप्लाई किया है, तो और वो टॉपर हैं, तो उनका तीनों जगह नंबर आएगा, तो तीनों जगह नंबर आएगा, तो सीट तो एक ही लेगा ना बंदा। तो यहाँ पे प्रिया सेठी जी का नंबर आ सकता है कि कोई बच्चा दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ ये इनका वेटिंग में नंबर आएगा। ये हरियाणा से है, और हरियाणा से धीरज फोगाट है, इन्होंने भी लिखा है कि ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर पे है, और स्टेट रैंक इनकी 7 है। तो ईडब्ल्यूएस की यह आपकी सीट है, ये पूल में जा रही है, 1 सीट है, सिर्फ 1 सीट है। अब हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन सारे स्टेट में मिला के अगर आप या आपका बच्चा कोई टॉप करता है, तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस में नंबर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये वेटिंग में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हरियाणा की बात हो गई, और हरियाणा का कोई और है तो मैं और बात कर लेता हूँ। प्रिया सेठी है। अब चलिए दूसरे स्टेट की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब से कौन है, प्रमोद हैं, इन्होंने सिर्फ कैटेगरी रैंक लिखी है 1, पता नहीं कौन सी कैटेगरी में है, ये लिखा नहीं है। तो पंजाब से अगर आप कैटेगरी ओबीसी में है, तो आपका नंबर आ जाएगा, और कोई पता नहीं है स्टेट रैंक इनकी क्या है। बहुत सारे प्रिया सैनी राजस्थान से हैं, तो प्रिया सैनी ने क्या लिखा है, नहीं सॉरी, हरियाणा से हैं, इनकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, और कई बच्चों ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, वो अधूरी जानकारी दी, एन 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 है, उन्होंने स्टेट नहीं लिखा है। ठीक है, आशुतोष हैं, दादरा और नगर हवेली से लिखते हैं, ये तो
जो दूसरे स्टेट वाली में चलेंगे हम वहां बात करेंगे। लाल शांति हैं, ये ओबीसी में 13 पे राजस्थान से हैं और इनका ओबीसी में 13वीं रैंक है ना। और इन्हें ये क्या है कि रैंक वाली बात मैंने कर दी थी, स्टेट रैंक इन्होंने नहीं बताई कि राजस्थान में ओबीसी की सीट सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इनका नंबर है, अब स्टेट रैंक क्या है इनकी, इसके ऊपर बात इनको पूरा लिखना चाहिए था। तो इनका नंबर है, तो राजस्थान से 3 गुना लेते हैं तो 2 बच्चे ले लेंगे, तो इनका जो रैंक है तो 6 बच्चे राजस्थान से 3 गुना लेते हैं, बाकी स्टेट से 2-2 गुना लेते हैं। जैसे यूपी से ये 11 बच्चे जनरल करेंगे तो 11 दूनी 22 इसमें लेंगे आपके वेटिंग लिस्ट में। राजस्थान में 3 गुना लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये सीट मैट्रिक्स होती किस हिसाब से, तो दोस्तों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राजस्थान में जैसे राजस्थान और यूपी की सीटें अलग अलग हैं, यूपी की 25 सीटें हैं, तो आधी तो यूपी की हो गई, बाकी हरियाणा पंजाब राजस्थान सबकी मिला के आधी होती है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या इन सब के बराबर मिला के, जब यूपी की जनसंख्या बाकी सबकी जनसंख्या बराबर है, तो इसलिए यूपी की सीटें ज्यादा होती हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स इस तरीके से बनती है। अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ दादरा और नगर हवेली से। तो ये इन्होंने प्रश्न किया है, तो देखियो दादरा और नगर हवेली से ये है ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 है। तो ईडब्ल्यूएस में आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी इन्होंने ईडब्ल्यूएस में एक पूल बना रखा है, तो दमन दीव, ये देखिए ये ईडब्ल्यूएस का पूल है, यहाँ पे एक सीट है, कहाँ पे, गोवा, छत्तीसगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इन चारों को मिला के जो टॉप करेगा उसमें फिर इनका नंबर आएगा, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली से आशुतोष ने पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया स्टेट में आपकी रैंक 1 है, बेशक आपकी रैंक 1 है स्टेट में, लेकिन स्टेट में भी आपकी कोई सीट जनरल में नहीं है, ये भी पूल में है। आप देखेंगे यहाँ गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, 3 स्टेट में अगर आप टॉप करते हैं तो आपका नंबर आएगा। बेशक आप दादरा और नगर हवेली में 1 नंबर पर हैं, लेकिन इन सब में मिला के अगर आप टॉपर में हैं, यानी टॉप 2 में हैं, तो आपका नंबर यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना आप। बेशक आप अपने स्टेट में यूटी में टॉपर हैं, लेकिन पूल का मतलब यही है कि गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, 3 स्टेट में आप टॉप 2 में हैं, तो ये 2 सीटें आपके लिए हैं, ठीक है। स्टेट में भी अगर आपका यहां नहीं होता है तो फिर यहाँ ईडब्ल्यूएस में, यहाँ पूल में हो जाएगा, यानी आपको दोनों तरफ आपका एडमिशन हो सकता है। समझ गए होंगे आप। सॉरी, ये मैं सुभान सैनी का दोबारा बता देता हूँ, वीडियो रुक गया था। तो इनकी ये छत्तीसगढ़ से हैं, तो इनकी 5वीं रैंक है, और ये 25 पे 25 नंबर पे स्टेट रैंक है। तो आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि जनरल की एक ही सीट है, और ये स्टेट रैंक में जो 1 नंबर पे होगा उसी का नंबर आएगा। तो इनका सुभाष सैनी जी के बहुत कम चांस हैं। गुंजन त्रिपाठी गुजरात से हैं, और इनके भोपाल से अप्लाई किया है, जनरल में इनकी रैंक 6 है, और वैसे रैंक इनकी 10 है, स्टेट रैंक। तो आप देख लीजिए गुजरात की 4 सीटें हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप, गुजरात की 4 सीटें बनती हैं। तो 4 सीटों में जो टॉप 4 हैं उनका एडमिशन होगा, तो इनका 4 दूनी 8, 4 हो जाएंगे, और 4 दूनी 8, इनकी रैंक 10 है, तो इनका नंबर है वो वेटिंग लिस्ट में आएगा। एमएससी एड के लिए नवबुजिका ने मैसूर आरआई के लिए अप्लाई किया था, एमएससी एड के लिए। तो इन्होंने पूछा है, तो इनका प्रश्न का जवाब भी दे देता हूँ कि इनके जनरल रैंक 16 है और स्टेट रैंक इनकी 36 है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए सिर्फ 9 सीटें हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, ये 9 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये एक पीडब्ल्यूडी के लिए 8 ही सीटें हैं, तो आपका नंबर 16 नंबर पे है, तो आपका नंबर नहीं वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। अरे आपको ये भी बता दूं कि वेटिंग लिस्ट पिछली बार बहुत ज़्यादा क्लियर हुई थी, तो आपका हो सकता है, ठीक है। ये RIE मैसूर है ना, 3-4 लिस्ट निकलती हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे एडमिशन ले चुके होते हैं, या दूसरे भी अच्छे इंस्टीट्यूट वहाँ हैं, तो वहाँ एडमिशन ले चुके होते हैं। अब हम RIE मैसूर की तरफ चलते हैं, यहाँ सबकी बातें हो गई हैं। सॉरी, RIE भुवनेश्वर की तरफ चलते हैं। तो RIE भुवनेश्वर, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों के क्या है, इनमें जो बंटवारा है सही ढंग से नहीं कर रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जैसे उड़ीसा की इन्होंने BSc BEd PCM में 13 सीट बता रखी है, ये 12 सीट तो
टोटल है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए सीट है। यहाँ आप देख लीजिए 12+1 और ये 12+1, 12+1 इस तरीके से सीटें बता रखी है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए आप कि पीसीएम के लिए 13 सीटें, सीबीजेड के लिए 13 है, बीए बीएड के लिए 13 सीटें, ठीक है ना। एक सीट ईडब्ल्यूएस को जाएगी, ठीक। ये बीएड की एमएड की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा में जो सुहानी सेठी जी का प्रश्न आया है उसका मैं आंसर देता हूँ कि बीएससी बीएड के लिए अप्लाई किया है, एससी कैटेगरी में किया है, इनकी कैटेगरी रैंक है 13, ठीक है ना। तो सुहानी जी टोटल सीटें हैं 13 और आपकी कैटेगरी में 13 सीटें नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गई होंगी कि आपका नंबर कहीं जाके वेटिंग में आएगा, ठीक है। अब अम्मू के हैं, ये कर्नाटक से, इनका प्रश्न मैंने नहीं लिया था, तो कर्नाटक से है, बीए बीएड के लिए अप्लाई किया था और इनके जनरल में 10 रैंक है और कैटेगरी है और स्टेट रैंक है 19। तो आपका भी वेटिंग में जाके आएगा, नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, झारखंड से हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 नंबर पे इनका नंबर है, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे एक सीट मिलती है आपको, ठीक है। जेयू झारखंड, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी एक सीट है, तो इसलिए आपका नंबर यहाँ पर सिर्फ आपने ईडब्ल्यूएस रैंक लिखी है कि मैं 4 नंबर पे हूँ, तो आपका नंबर देखिए मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मैं साफ ही बोल देता हूँ कि आपका नंबर इस सीट पे नहीं हो सकता। अगर सिर्फ ईडब्ल्यूएस से आपने स्टेट रैंक नहीं लिखी है, स्टेट रैंक अगर आपकी 4 है, ईडब्ल्यूएस के साथ स्टेट रैंक भी आपकी 4, तो झारखंड से 5 सीटें हैं, तो देखो ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं, तो ये आपका नहीं होता। योगिता उपाध्याय ने स्टेट का नाम ही नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये अधूरी जानकारी थी। यूबी लिखते हैं वेस्ट बंगाल से कि भुवनेश्वर से अप्लाई किया है, ओबीसी रैंक 6 है और स्टेट रैंक इनकी 67 है। तो ओबीसी में यहाँ 6 सीट वेस्ट बंगाल से नहीं निकलती। क्यों कि अगर ये 50% तो 6 सीटें प्लस एक सीट ईडब्ल्यूएस के ये 6 सीट तो जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के निकल जाएगी और फिर बाकी बची 6 तो उसमें ओबीसी भी आएगी, एससी भी आएगी, एसटी भी आएगी, तो देखो ये आपका वेटिंग में नंबर आएगा, ठीक है। यूबी समझ गए होंगे। श्री ने वेस्ट बंगाल से कहा कि जनरल में 4 रैंक है लेकिन स्टेट रैंक इनकी 15 है, ठीक है। तो आपका जो स्टेट रैंक है उस हिसाब से आपका वेटिंग में नंबर आएगा, क्योंकि स्टेट वैसे तो आपकी रैंक अच्छी है जनरल कैटेगरी में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये ओपन कैटेगरी है, इसलिए आपका वेटिंग में तीसरे नंबर पे नाम आएगा वेटिंग में। 12+13 1 2 15वें नंबर पे नाम आएगा आपका, दूसरे नंबर पे आपका वेटिंग में नाम आएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपका एडमिशन लगभग आप मानिए कि जो बच्चे हैं कुछ एडमिशन नहीं लेंगे और कुछ दूसरी उसमें दूसरे कोर्स में चले जाएंगे, तो श्री आपका उम्मीदें हैं, ठीक है। और अब अपर्णा है बिहार से, ईडब्ल्यूएस में 16 रैंक है, तो बिहार में भी आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस की एक सीट है, तो मुश्किल है। तो अब बात कर लेते हैं, रूबी है उड़ीसा से, इनकी एससी रैंक 13 है, तो देखिए आपका भी मुश्किल है। आर्या ने लिखा उड़ीसा से, इनकी सीबीजेड और पीसीएम दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो आर्या जी आपका सिलेक्शन है एससी में, तो सीबीजेड में तीसरे नंबर पे है, तो आपका सिलेक्शन सीबीजेड में हो सकता है और पीसीएम में आपका दूसरा नंबर पे है, तो आई थिंक आपकी 2 सीटें एससी की जरूर होंगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आर्या का सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आर्या का सिलेक्शन हम मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बात छूट गई हो तो आप कमेंट करके बताना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ के दूसरे बच्चे भी जो मेरे जो पहले बच्चे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, कई बच्चे जा भी रहे हैं, कोर्स भी पूरा हो गया है, तो एक मेरे टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा था कि सर कोई भी हेल्प हो तो मैं कर दूंगी, मैं RI अजमेर में हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वो बच्चे आपकी खुद ही मदद कर देंगे, आपका प्रश्नों का जवाब दे देंगे, मेरे को बार बार नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को क्या ड्यूटी है, ड्यूटी टाइम पे मैं आपसे बातें नहीं कर सकता, वीडियो नहीं बना सकता, आपके आंसर भी नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो वो काम करना पड़ता है, और आपकी भी जिम्मेदारी मैं अपनी मानता हूँ, बीइंग ए टीचर हूँ, तो आप लोग भी भविष्य के टीचर हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो दोनों जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको समय समय पर जानकारियां मिलते रहे। कुछ बात छूट गई है तो अगले वीडियो में करूंगा। और प्रारंभ के बारे में, SIASTE, तो पहले झज्जर में ही था, फिर गुड़गांव और पानीपत में और खुल गया है, उसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।